be reproduction in human being. Reproduction in काफी वास्ट टॉपिक करके दिया है, सीधे सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर नहीं है, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में बताइए, पर हर एक चीज के ऊपर एक पैराग्राफ है। अगर सबको सम अप करो तो ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। अच्छा दिया हुआ है, लिखे कंटेंट कट टू कट कर दिया है, लेकिन काफी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बिगिन विद के डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुंचे। इसके पहले के जो भी लेसन हमने कवर किए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आधा एक्सेप्शन देखा था इसका राइजोपस का, उसके बाद हमने पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और अब लास्ट बारी इस चैप्टर में आती है हमारी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। एक बार फिर से बता देता हूँ, चैप्टर बिगिन हुआ था कि रिप्रोडक्शन करता कौन है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन को रिलेटेड, इसलिए हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन करता कौन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन करते हैं बच्चों? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं। व्हिच आर दोस टू टाइप्स? वेरी गुड, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। इफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर की, तो उसमें क्या होता है, वन सेल, सिंगल सेल, वन सिंगल सेल, तो उसके पास कोई अलग से ग्रुप करके टिश्यूज से ऑर्गन बनाने का ऑप्शन तो होगा नहीं। It wouldn't have reproductive organs. It wouldn't have reproductive organs. इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, तो they undergo different type of reproduction known as asexual reproduction. Whereas जो मल्टीसेल्युलर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनल या तो ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, क्या बनाते हैं, बॉडी। मैं भी शॉर्टकट में ऑर्गन के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूँ बॉडी, और फिर बॉडी के अंदर उनके पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसी के ऊपर आज हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स टाइप करते हैं, दैट इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक आता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमने पढ़ के देख लिया, पढ़ा ना हमने ये, इन फ्लावरिंग plants, and now it comes in in flowering plants, and now it comes in human beings. In flowering plants भी हम खत्म कर चुके हैं ना? Yes. इसके अंदर asexual के हमने 5 अलग-अलग टाइप देखे थे, if you remember. Yes. कौन से थे? Fission, fragmentation, fission के अंदर दो टाइप थे, binary and multiple. Yes. Fragmentation. सेकेंड आता है फ्रेगमेंटेशन। क्या था? फ्रेगमेंटेशन। ये सारे साइंटिफिक नाम मैं इसलिए वापस लिख रहा हूँ ताकि आपको एक ही अगर स्क्रीनशॉट लेना रहे तो एक ही बोर्ड पर आपको सब कुछ मिल जाए। फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद आएगा बडिंग, उसके बाद क्या आता है, रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद आता है वेरी गुड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर हमने एक एक्सेप्शन देखा था, हाँ, कि राइजोपस जो है वो बीइंग एक्सेप्शन एक हमने देखा था राइजोपस का, कि बीइंग अ फ्लावरिंग प्लांट, या तो बोलूं बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट टू मल्टीसेल्युलर, बीइंग अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, स्टिल इट वाज अंडरगोइंग व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो एक एक्सेप्शन था, वो देखा। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा देखा? उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कुछ नाम लिखे थे, पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट नाम की बात कर सकता हूँ। तो मेल के लिए हमने लिखे थे एंथर, और उसको सपोर्ट करने वाला फिलामेंट। इन दोनों को टुगेदर कहा जाता है हाँ स्टेमन। क्या बोला जाता है? ठीक है। उसके अंदर जो बॉल के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स का नाम पोलन ग्रेन। क्या होता है? ओके, और कुछ रहा इसके लिए? नहीं। इस तरीके से फीमेल की बात करें तो बिगिंस फ्रॉम, ऊपर से स्टिकी पार्ट से स्टिग्मा, स्टिग्मा से लेके फिर वो जो ट्यूब है उसको बोलते हैं स्टाइल। अगर निकनेम की बात करें तो वी कॉल इट एज पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसे? पोलन ट्यूब। उसके बाद वो पहुंच जाता है टू ओवरी। ठीक है। और ये दोनों के दोनों सारे के सारे मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए then we call it as angiosperms। पता है ना? Yes. Angiosperms। क्या बोलते हैं उसको? Angiosperms।
उसके बाद एंजियोस्पर्म्स के अलावा हमने देखा था कि ये सारे पार्ट्स के अलावा भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जैसे कि उसकी जो पंखुड़ियां होती है वी कॉल इट एज पेटल्स, उसके नीचे जो सपोर्टिंग यूनिट वाली होती है उसे बोलते हैं सेपल। इसके अलावा भी चीजें हो सकती है लाइक बर्ड्स एक्सेट्रा, बर्ड्स होते हैं, रूट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन। तो ऐसे हमने पूरा पढ़ा था इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो अभी हाईलाइट करने जैसा है, जस्ट यूज रेड पेन और हाईलाइट कर देता हूं उसको, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे मेल और यहाँ फीमेल। हाँ बेटा, हाँ कार्पल भी है। ठीक है, जो भी हाईलाइट करने की चीजें थी मैंने कर दिया। इसके अंदर और भी चीजें थी, कार्पल्स। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए। Now it comes to reproduction in human beings. बहुत कुछ सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कैसे, इसमें से जो पोलन ग्रेन्स आते थे, now it's going to be updated to a new word known as sperms. पहले हमारे पास मीडियम होता था पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए पहले हमारे पास 3 वेज होते थे, वाटर, एयर या तो फिर इंसेक्ट्स। अब इस तरीके से यहाँ पे इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास आएगा सेमेन। क्या आएगा? सेमेन, a thick white viscous liquid due to which sperms can mobile, यानी कि from one place to another they can move। तो मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। पहले एंथर की जगह पे हमारे पास पेनिस आ जाएगा, फिर पोलन ग्रेन्स की जगह पे स्पर्म हो जाएंगे। उस पोलन ग्रेन के कैरियर जो ये होते थे, अब कैरियर्स में एक व्हाइट विस्कस थिक लिक्विड आ जाएगा नोन एज सेमेन। ठीक है, और ट्रांसफर करने के लिए अब जो ऑर्गन आएगा उसको हम लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि पेनिस बोलते हैं, वो आ जाएगा। फिर फीमेल के पार्ट में ओवरी अभी भी सेम रहेगा, पोलन ट्यूब के बदले अब नाम बदल जाएगा फैलोपियन ट्यूब। क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। बाकी ये पूरा जो रास्ता है उसके लिए वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ऐसे 3 अलग-अलग नाम आएंगे। और ये स्टिग्मा जैसी कोई चीज अब रहेगी, उसकी जगह पे ओवम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओवम। बाकी इतने ही नाम वापस आपको पढ़ने हैं, इतने ही नाम वापस हमें पढ़ने हैं। चलो आओ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो मैं भी तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले थोड़ा सा। काफी ज्यादा खींच के दिया इंट्रोडक्शन, बट समवेयर और द अदर नेसेसरी भी है। डायरेक्टली ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे नहीं स्टार्ट होता ये टॉपिक, बिकॉज़ द टाइटल इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या हम पैदा होते ही थोड़ी रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं? इट टेक्स टाइम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको ये बताऊं, ये सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हम मल्टी सेल्युलर हैं, हमारे पास भी ये पूरी चैनल है। सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनल सिस्टम, ऑर्गेनल सिस्टम से बॉडी, बॉडी से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वो सारा चैनल पूरा फॉलो करने की नीड नहीं है, इतना हमारे अंदर भी कॉमन है, वो हमें पता है। नाउ व्हाट इज देयर टू नो इज देयर इज अ सर्टेन स्पेसिफिक एज, सर्टेन स्पेसिफिक एज। उसके बाद आपको उस सर्टेन स्पेसिफिक एज के बाद उस सर्टेन स्पेसिफिक एज के बाद आपको आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर से हम बोलते हैं कि हमें मैच्योरिटी आ रही है। क्या आ रही है? मैच्योरिटी। तो उसको जनरली आप बोलते हो कि हम हमारी एडोलसेंस एज में आ गए हैं, हम बोलते हैं, वर्ड सुना होगा आपने। ठीक है, तो उस सर्टेन स्पेसिफिक एज को टेक्सचुअल लैंग्वेज में या तो साइंटिफिक लैंग्वेज में वी कॉल एज द एज ऑफ पुबर्टी। क्या बोलते हैं हम उसको? हाँ, हम उसको बोलते हैं एज ऑफ पुबर्टी। अब वो वेरी करता है फ्रॉम गर्ल्स, फॉर गर्ल्स इट इज 12, 13 डिपेंड्स, और फॉर बॉयज इट इज 18, 19 इट डिपेंड्स। हर बुक में आपको ये नंबर अलग अलग मिलेंगे क्योंकि हम हर साल थोड़े थोड़े अपग्रेड हो रहे हैं और थोड़े थोड़े इवॉल्व हो रहे हैं। हमारी डाइट भी बदल रही है, हमारा सराउंडिंग भी बदल रहा है। पहले लोग इसके बारे में बात करना प्रेफर नहीं करते थे, सेक्सुअल एजुकेशन। ये एक बहुत ही ऐसे डाउन ट्रोडन टॉपिक माना जाता था, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने से भी डरते थे। बट अगर आप ऐसा नहीं सिखाओगे तो वो आगे जनरेशन जाएगी कैसे? बट नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन। अब तो हमारे बुक के सिलेबस में आता है। अभी रिसेंटली मूवीज भी लॉन्च हुई है, ओह माय गॉड 2, ये वो जिसने देखी है उसके अंदर भी ये सेम मैसेज पास किया है कि इफ बच्चों को ये नहीं सिखाओगे तो वो गलत जगह से मे भी गलत चीजें सीख जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को कितनी बार ऐसा भी बोला था, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर आपको अगर टॉपिक्स खत्म होने के बाद चैप्टर के कोई भी डाउट होता है तो गेट इट क्लियर, अभी नहीं तो कब, और टीचर्स नहीं तो कौन और कब। इसीलिए आपको जो भी डाउट्स हैं वो एट द एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेंगे, टेक्निकल टर्म्स हैं, क्लियर हो जाएंगे। तो एज की बात हमने कर दी, इट वेरीज। बच्चों की फिगर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहना, दिस फिगर्स वेरीज। मैंने काफी जगहों पे इन नंबर्स को बदलते देखा है। तो गर्ल्स के केस में 12, 13 एंड बॉयज के केस में 17, 18, 19। कभी कोई 18, 19 यूज करता है, कोई 17, 18। गर्ल्स के लिए somebody uses 13, 14, some uses 12, 13।
ठीक है। ये एजेस के बाद आपके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक एज के बाद बॉडी के अंदर क्या मिलेंगे आपको? चेंजेस। बॉडी के अंदर क्या मिलेंगे? चेंजेस मिलेंगे। अब वो चेंजेस किस टाइप के? कुछ चेंजेस कॉमन है और कुछ चेंजेस थोड़े अलग है, बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। वो सारे चेंजेस हमें मिलेंगे। विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि सम कॉमन चेंजेस की बात करें, तो हम थोड़ा टाइम के बाद ये नोटिस करते हैं। अभी इसमें कोई भी टॉपिक फनी नहीं है और कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं है जिसमें आप लोग अंदर गॉसिप करो। सो आई डोंट वांट दिस थिंग्स, नहीं तो ये चैप्टर और ये टॉपिक इधर ही बंद कर दिया जाएगा। इट इज अ सीरियस टॉपिक, इसको मस्ती के तरीके से नहीं लेना। कॉमन चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन चेंजेस ये आता है कि वी स्टार्ट सीइंग हेयर्स ऑन सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट जो पहले नहीं होते थे, लाइक आर्मपिट्स। आर्मपिट्स के अंदर हेयर्स का ग्रो होना, लाइक हियर, तो वो गर्ल्स और बॉयज में कॉमन होता है और वो लाइक आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं होते हैं। तो एक एडोलसेंस की, एक पुबर्टी की एज के बाद आपके अंदर ये चीज आएगी व्हेन यू आर जस्ट इन योर टीनेज और यू आर एक्सीडिंग योर टीनेज। बट आजकल की खुराक के हिसाब से आपने देखा है कई बच्चों को बहुत जल्दी बियर्ड आने लगी और कई लोगों को आने में बहुत टाइम लगता है। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एंड द काइंड ऑफ फूड वी ईट, ठीक है। बहुत सारे रीजंस अफेक्ट करते हैं इसको। दूसरा होता है आर्मपिट्स के अलावा एट द सेम टाइम थाई रीजन्स जो है हमारे, थाई रीजन्स जो है उन दोनों जगहों पे हेयर्स का, इनर थाई रीजन्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हेयर का ग्रो होना ये कॉमन है दोनों के अंदर। यानी यहाँ ये चीज बॉय में भी देखने को मिलेगी, ये चीज गर्ल में भी देखने को मिलेगी। कमिंग बैक टू सर, ऐसा कुछ है जो और कॉमन है। कॉमन मतलब बाहर के वर्ड कॉमन लिख सकता हूँ, लाइक चेंज इन वॉइस। वॉइस चेंज इज कॉमन, बट हाँ दोनों में सेम नहीं होता। लाइक गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर वॉइस स्वीट होती जाती है। कैसी होती जाती है? स्वीट होती जाती है। बॉयज के अंदर ऐसा नहीं होता है, बॉयज के अंदर वॉइस बोल्ड होती जाती है। क्या होती जाती है? बॉयज के अंदर वॉइस कैसी होती जाती है? बोल्ड होती जाती है। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। कॉमन चेंजेस के अंदर हमने सिर्फ ये एक चीज देखी, ये भी काइंड ऑफ कॉमन है क्योंकि वॉइस चेंज ही है दोनों में। हाँ, पर दोनों का वॉइस थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब जो चेंजेस हैं वो थोड़े रेयर हैं, मतलब वो गर्ल्स में अलग होते हैं और वो बॉयज में भी अलग अलग होते हैं। नाउ डिफरेंट चेंजेस थोड़े ऑकवर्ड हैं पर यही होते हैं डिफरेंट चेंजेस। अब इसके अंदर अगर गर्ल्स की बात करें तो इसके अंदर ऐसा होगा, गर्ल्स के अंदर 2-3 चीजें ऐसी हो जाएगी, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगा। अब ये किसी भी गर्ल का फिक्स नहीं होता। ये एक ऐसा चैलेंज होता है जब गर्ल फर्स्ट टाइम फेस करती है और वो कई बार डरती भी है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन कि मदर को बोलूं कैसे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग। बट ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं लाते हैं। अगर अवेयरनेस हो तो वो अपनी मम्मी को ये बोल भी पाए, अदरवाइज कितना टाइम तो वो सिर्फ सफर करती है इस चीजों से विदाउट इवन शेयरिंग कि पता नहीं मुझे कुछ हो गया है। शी थिंक्स इट, क्योंकि उस बच्ची को क्या मालूम, वो तो जस्ट शी हैज टर्न्ड 12 और 13 राइट नाउ ओनली। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन जो भी बोलना चाहो वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के अंदर। दूसरा हो जाता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होती जाती है। तीसरा होता जाता है निपल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेस्ट एरिया में एक और चीज देखने को मिलता है, निपल्स के साइड में जो भी एरिया है वो स्किन डार्क होने लगती है, स्किन डार्कनिंग। ये कॉमन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं गर्ल्स में। अनकॉमन चेंजेस, सॉरी। बॉयज की बात करें तो बॉयज की बात में आपको उनके फेस पे हेयर्स देखने को मिलेंगे जिसको फेशियल हेयर्स भी बोलते हैं या बियर्ड्स भी बोलते हैं। अर्ली बियर्ड, बियर्ड वर्ड उसके लिए अभी करेक्ट नहीं है। फेशियल हेयर्स क्योंकि वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो रहे होते हैं, तो अनकॉमन वर्ड जैसे समझने के लिए लिख रहा हूँ बियर्ड, अदरवाइज उसको बियर्ड नहीं बोलते हैं। वो काफी पैची होती है और थोड़ी थोड़ी आती है हर जगह से, मुस्टैच यानी कि मूछें उगने लगती हैं, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं। जो पेनिस की साइज होती है, जैसे यहाँ ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, यहाँ पेनिस की साइज इंक्रीज होती है और इसके अंदर इरेगुलर टाइम्स पे इरेक्शंस देखने को मिलते हैं, तो ये चेंजेस आने लगते हैं। इरेक्शन इन पेनिस, ये रेगुलर चेंज नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि फिर इरेक्टेड ही रहेंगे। ये टाइम के अकॉर्डिंग जब हम ऐसे कोई वेट ड्रीम्स देख रहे होते हैं या जब हम कहीं से थोड़े मैनिपुलेटेड हो जाते हैं माइंडली, तब ये परफॉर्मेंस होती है, अदरवाइज नहीं। सो ये थोड़े अनकॉमन चेंजेस थे। उसके बाद इस एज को हम बोलते हैं
एज ऑफ मैच्योरेशन, इस प्यूबर्टी की एज को आप ऐसा भी बोल सकते हो, एज ऑफ मैच्योरेशन। मेंस्ट्रुएशन के साथ इकट्ठा नहीं कर देना। मैच्योरेशन मतलब अब बच्चे बड़े हो गए हैं या मैच्योरेशन हो गए, मैच्योर हो गए, यानी कि उनकी बॉडी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। हालांकि रिकमेंडेड तभी भी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने लॉस बना दिए हैं। अंडर 18 गर्ल्स की शादी नहीं, उसका रीजन यही है, जबकि उसकी बॉडी 12 to 13 ईयर से ही अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल करने लगी है, मतलब शी इज रेडी टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड। बट आप खुद सोचो, तब उसकी बॉडी खुद की बॉडी को संभाल नहीं पाएगी, तो एक और बच्चे को कैसे संभालेगी? सो वेल इन दैट केस उनसे वो नहीं हो पाता, इसीलिए दोनों की जान को खतरा हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हैं और एज फिक्स कर दी है चाइल्ड की। अदरवाइज आपने पहले सुना होगा कि वो क्या बोलते थे, चाइल्ड मैरिजेस एंड ऑल सब कुछ प्रैक्टिस होती थी, और कई बार रेप केसेस एंड ऑल के बारे में भी हम सुनते हैं, तो उसमें भी छोटी बच्चियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, बिकॉज यहाँ से ही आपकी बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन रेडी हो जाती है। उसको बोलते हैं एज ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि आप एक मैच्योर एज पे पहुंच चुके हो। अभी इसके बाद ही अगर ऑर्गन्स की वाइज बात करें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ड्राइंग्स सब बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगी, जैसे कि कई बार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ड्राइंग जो आपकी बुक में दी गई है, किसी को वो इजी लग सकती है, मुझे पर्टिकुलरली ये ड्राइंग नहीं पसंद है और ना इजी लगती है, बट खैर आप कोई भी ड्रॉ तो कर ही सकते हो। अदरवाइज इस बुक में भी साइडवेज ही बनाई है, मुझे बुक या पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई बार आपको वो ड्राइंग्स फ्रॉम फ्रंट साइड भी दिखाई जाती है, दैट इज प्रीटी इजी टू ड्रॉ ना। इसमें भी साइडवेज ही आपके एनसीईआरटी की तरीके से, इट्स ओके, हम पढ़ लेंगे अपनी तरीके से। अब इसके अंदर बहुत इजी है प्रोसेस समझना बहुत इजी है, जस्ट आप ऐसे याद कर सकते हो। लाया वो बुक दूसरी साइडवेज की ड्राइंग दी, चलो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले हम लोग एक बनाएंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले इस तरीके से हम एक यूरिनरी ब्लैडर बना लेंगे और उसकी एक लॉन्ग यहाँ से इन्वर्टेड ट्यूब बना लेंगे, उसको ऐसे करके विल एंड इट। फिर इस ट्यूब में से हम लोग यहाँ से पास करेंगे दूसरी दो ऑर्गन्स के लिए। ये तुम्हारी बुक में जो ड्राइंग दिखाया हुआ है वो साइडवेज बनाया है। कैसे बनाया? साइडवेज। और हमें उसको कैसा बनाना है? सीधा, यानी कि फ्रंट साइडेड। तो हम फ्रंट साइडेड के लिए फिर उसको यहाँ से इस तरीके से थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं, जस्ट टू हाईलाइट इट, जस्ट टू हाईलाइट इट। जस्ट टू हाईलाइट इट इतना कर देते हैं। फिर यहाँ से हमें उसकी ऐसे दो लेयर्स मतलब ट्यूब निकालनी होती है, इट इज नोन एज वास डिफरेंस। अभी सब थोड़ा बाउंसर जाएगा और अभी पहले ड्राइंग देख रहे हैं, तब तक के लिए समझते हैं वास डिफरेंस। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड बताया बच्चों? नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन से ग्लैंड मिलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। मस्त एक्शन में से देख के बोला उसने, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे ये अटैच हो जाता है टू द टू ओवल शेप्ड टेस्टिस। किससे अटैच हो जाता है? टू द टू ओवल शेप्ड टेस्टिस। इसके बाद यहाँ पे आप बना सकते हो सेमिनल वेसिकल्स। क्या बना सकते हो? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। उस सेमिनल वेसिकल के अलावा और कोई चीज बाकी रहती है? याद करो, ये चीज पाउच में होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? थिक मस्कुलर स्किन लाइक पाउचेस। क्या बोलते हैं उसको? थिक मस्कुलर स्किन लाइक पाउचेस, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो ऑलमोस्ट आई गेस सारे ही ऑर्गन्स कवर हो चुके, हाँ ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लिए इसमें। सॉरी, हाँ ये ड्राइंग दिया है, छोटा सा दिया है बट दिया है। सी ये आपको ड्राइंग यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो ये फ्रंट साइडेड ड्राइंग है, तो वो थोड़ी कंपैरेटिवली आपको इजी बन जाएगी मतलब समझना। सो वैसे भी हम कोई भी पब्लिकेशन या कोई बुक को रिकमेंड तो नहीं करते, लेकिन खाली हमारे काम के लिए ऐसा सेम ड्राइंग दिया हुआ है आपको, देखो, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट। आपको समझा देंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। वैसे तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पहले भी, पर फिर भी वंस अगेन देखो, ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस नाम भी दे जाते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं? मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, जो हमारे क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव
मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये गैमेट्स बनाते हैं और उन गैमेट्स को हम प्यार से अभी फिलहाल के लिए बोलने वाले हैं स्पर्म्स। तो स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। इन दोनों के अंदर ये चीज बनती है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये इतना डिटेल में ड्राइंग में इतना सारी लेबलिंग तुम्हारे बुक में नहीं की होगी, लेकिन हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। और उसके साथ ये टेक्स्ट बुक में सारी चीजें पैराग्राफ में लिखी है। ये जो बाहर आपको पाउच है, थैली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको स्किन मस्कुलर स्किन पाउच बोलते हैं। स्किन का एक पाउच है, ठीक है, एक स्किन का पाउच है, उसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमेन, आउटसाइड द एब्डोमेन, आउटसाइड द मतलब ये पार्ट बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से आउटवर्ड्स लाई करता है, बॉडी से बाहर। हमारे बेल्ट के बिलो की कैविटी को बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। तो एब्डोमेन कैविटी में भी हमारी बॉडी के बाहर दे आर लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, तो इनको बोलते हैं स्किन पाउच आउटसाइड द एब्डोमेन। और इन स्किन पाउचेस का एक नाम है जिसके अंदर टेस्टिस पड़े, वी कॉल इट एज स्क्रोटम। व्हाट डू वी कॉल इट एज? देखो कौन से नाम याद करने हैं वो मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखता जाऊंगा। आपको टेस्टिस याद करना है, टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म्स, वो याद करना है। टेस्टिस होते हैं जिस मस्कुलर पाउच में, स्किन वाले पाउच में, यहाँ पे लिख दो मस्कुलर स्किन पाउच, मस्कुलर जिस मस्कुलर स्किन पाउच में होते हैं, दैट पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रोटम। अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, वो तो पता है, तो स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? यूरिन स्टोर होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज फुल एंड यू हैव अर्ज टू डू यूरिनेशन। एक बात याद रखना, स्पर्म्स के निकलने की जगह और यूरिनेशन के निकलने की जगह कॉमन ही होती है, दोनों की कॉमन ही होती है। अब जहां से ये, और हाँ इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड, ठीक है। और इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ जस्ट टू डिफरेंशिएट। ये जो पार्ट मैंने डार्क किया यही इस चीज के काम आता है। इरेक्शन करवाने के टाइम पे आपकी बुक के अंदर कुछ बुक पे ब्राउन कलर से, कुछ बुक में रेड कलर से प्रिंट हुआ होगा, किसी बुक में ऑरेंज कलर से प्रिंट हुआ होगा। सी येलो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज ऐसे कलर से प्रिंट हुआ होगा। वो जितना पार्ट पिंक प्रिंट हुआ है, दैट पार्ट इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग द इरेक्शन। दैट पार्ट इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग द इरेक्शन। और देखो उसके बाजू में ये एक नाम आपको और लिख के दिया है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? वही कॉमन ओपनिंग जिसकी अभी मैंने बात की, ये वाली लाइन जो जा रही है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या करती है बच्चों? ये क्या करती है? मैंने आपको बताया, यूरिनेशन एंड स्पर्म्स को मूव करने के लिए। मैं अभी वर्ड स्पर्म नहीं यूज करूंगा, अब मैं वर्ड यूज करूंगा सेमेन। अब ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है? ये एक लिक्विड है जिसके अंदर स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं। ये एक लिक्विड है जिसके थ्रू स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं। इस पर्टिकुलर पाइप का नाम क्या है? यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। डन। और एक लास्ट नाम इसके अंदर है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? ये वाले, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली होता कैसा स्ट्रक्चर है देखो, आप समझते हैं। इसके अंदर स्पर्म्स बने, मैं एक छोटा सा स्पर्म्स के अंदर बना के दिखाता हूँ। वैसे ऐसा बना के होता नहीं है समझाने को। ऐसा एक स्पर्म मान लो उसके अंदर बना, स्पर्म आर लाइक दिस, हैविंग अ टेल बिहाइंड इट। ये टेल वैगल करती जाती है ऐसे ऐसे और वो मूव कर पाता है, इसी वजह से मोबाइल बनते हैं। मैंने तुमको बताया था इमोबाइल स्पर्म्स के बारे में, राइट। तो ये टेल धीरे धीरे वैगल कर, पहले यहाँ बनते हैं स्पर्म्स, ठीक है। उसको बनने के लिए भी यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा लो होता है उस एरिया में। वो एरिया जनरली थोड़ी ज्यादा कैसे होती है? लो डाउन इन द टेम्परेचर। वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। कहाँ का? स्क्रोटम का टेम्परेचर थोड़ा कैसा होता है? लो, क्योंकि वो नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। वहाँ के लिए थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ स्पर्म बन गया, फिर यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करता है थ्रू वेसिकल, सॉरी हाँ स्पर्म डक्ट, जिसको हम बोलते क्या है? एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको हम? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? देखो इसका एक नाम लिखना बाकी है, इनको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो नाम हमें 6-7 ही याद रखते हैं, ज्यादा नहीं याद रखते हैं। सबसे पहले स्पर्म बना कहाँ? टेस्टिस में। ट्रैवल किसके थ्रू किया? वास डिफरेंस। वहां से पास होते हुए कहां से आएगा? ये वाली पाइप का नाम क्या है? यूरेथ्रा। और वहां से निकलेगा थ्रू पेनिस, थ्रू, और वो इरेक्शन होता है यहां से,
यूरेथ्रा के बाहर से जो ऑरेंज कलर का, ये मैंने जो ब्लू कलर का आपको हाईलाइट करके दिखाया, वहां से टेम्पररी जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इरेक्शन चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है वो भी जब हम फीमेल ऑर्गन बनाएंगे तब आपको बताऊंगा, फॉर पेनिट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ ऑर्गन का नाम लिखना है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ जितने जितने नाम याद रखने हैं, मैं अभी उसको थोड़ी देर में ब्लैक कलर से ऐसे राउंड बना दूंगा। पहले हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। हमारे एब्डोमेन, स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हमारी बॉडी के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में आउटसाइड लाई करते हैं कुछ मस्कुलर स्किन पाउचेस नोन एज स्क्रोटम। उस स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस व्हिच आर मेन गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने वाले। ठीक है, once they make it, they travel it through the vas deferens. We have everything in pair, like testes also, vas deferens also. From there it passes through one common passage known as urethra. Urethra is a tube which is common and responsible for both urination and semen transfer. Semen is a liquid, white, thick, viscous liquid through which sperms mobile. यानी कि from one place to another they go. From here to the female reproductive system they go. For that, this upper part is known as urinary bladder. These two eyes-like structures which you can see resemble to eyes are known as seminal vesicles, and this is a prostate gland. Almost this is the thing which we need to remember. Almost only this much thing, nothing much. क्या सीखा हमने कि बहुत छोटी सा प्रोसेस था। बॉडी के बाहर एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्क्रोटम होते हैं, अंदर होते हैं टेस्टिस के अंदर बनते हैं, ट्रैवल करते हैं थ्रू, पास होते हैं थ्रू यूरेथ्रा, जो कि एक कॉमन पाइप है फॉर यूरिनेशन एंड सेमेन। क्या होता है? white viscous thick liquid responsible for carrying sperm, ताकि sperm क्या होता है? मोबाइल, यानी कि from one place to another। और थोड़े बहुत ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गॉट इट? अब टेक्स्ट बुक के अंदर अगर रीड भी करेंगे तो ऑलमोस्ट ये पूरे से लेकर वो तक हमने ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कितनी चीजें हमें पढ़नी थी। नाम कितने याद रखने थे? स्क्रोटम याद रखना था। दूसरा, स्क्रोटम के अंदर बनते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, उसके अंदर बनते हैं, उसके वो ट्रैवल करते हैं थ्रू, एंड वंस दे ट्रैवल थ्रू वास डिफरेंट अनलेस दे कम टू, उसके अंदर ये दो चीजें होती हैं। सेमेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बस। इज दिस क्लियर? यस। नाउ वी विल बिगिन विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके लिए भी लाइक ड्राइंग के लिए आप ऐसा, रफ ड्राइंग के लिए आप ऐसे ट्रायंगल बना के फिर ऐसे बना के थोड़ा और वाइड। इसी के अंदर मैं आपको इसके बाद वाले केसेस जो है, मतलब इसके बाद वाला जो पार्ट आ रहा है वो भी समझा दूंगा इसी के अंदर। अब ये एकदम मेजर पार्ट होता है, फिर इसके अंदर से हम ऐसे ट्यूब्स निकालते हैं। सी, इसको भी हम लोगों को भी एक एक करके नेम करना है। मैंने आपको इसके साथ कंपेयर कराया था, लास्ट में एक और बार करवाऊंगा, वहीं पे हम एंड करेंगे। दीज आर ओवरीज। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, फीमेल्स हैव पेयर ऑफ ओवरीज। तो अभी मैं ओवरी लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एक साइड मार्क किया है। अगर आप यहां से एक और एरो बनाते हैं तो यू कैन कॉल इट ओवरीज। नहीं बनाना बहुत गंदा लगेगा, ड्राइंग को कट करके जाएगा। इसलिए ये देखो, ये दो पेयर्स ऑफ ट्यूब दिखती है तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो यहां से मैं ड्राइंग ऐसी बना सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद सॉरी हाँ, ओविडक्ट, जो जैसे एयर एसी के वेंट्स में से हवा जाती है तो कैसे उसको एयर डक्ट बोलते हैं, तो इसमें से कुछ पास होता है तो हम उसको ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ओवरीज तक जा रहा होता है, इसलिए वी कॉल इट एज ब्लैक मार्कर। बहुत ज्यादा ओविडक्ट। ये प्लेस सबसे क्रिटिकल प्लेस है, जहां मैंने अभी छोटा सा डॉट किया। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत मेजर रोल इसी का होता है। ठीक है, जो फाइनल ओपनिंग आएगी उसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं?
वजाइना। ऊपर से एक थिक लिक्विड मतलब लेयर मिलेगी, उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे स्टार्टिंग वाली ओपनिंग का नाम होता है सर्विक्स। क्या होता है? और एक नाम हम मिस कर रहे हैं यहाँ के लिए, जो वॉल है वो यहाँ से रिलेट करना, जैसे कि इसका नाम यूरेथ्रा था तो उसका नाम यूटेरस होगा। देखो अच्छे से, बच्चे जनरली इसके बीच में कंफ्यूजन कर देते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देख के चलना। बस आई गेस ऑलमोस्ट सारे नाम आ गए हैं, कोई बाकी नहीं है, कुछ रहता है बस, तो सारे नाम आ गए। लेट्स बिगिन। अब इसके अंदर कैसा होता है, ये जो मैंने अंदर ट्राइंगल सा बनाया है वो आपकी बुक के अंदर ट्राइंगल प्रॉपर्ली ऐसे तरीके से दिखाया होगा आपको। मैंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि सबकी बुक में प्रिंटिंग का कलर अलग अलग है। देखो देखो ऐसा है राइट। अब देखो होता ये है, पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं, हाउ सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक प्लेस और फिर क्या होता है। फिर तुमको कल वाले उस फ्लावरिंग प्लांट के साथ रिसेंबल कराऊंगा, पिक्चर एकदम पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो एट द एंड पूछ लेना, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड द लेक्चर विद इन 20 मिनट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ये काफी टाइट होती है, उसको बोलते हैं वेजाइना, जो मेजर ओपनिंग होती है। अब खुद सोचो, अगर ये मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के बाहर निकलता हुआ जो पेनिस, ये भी अगर सॉफ्ट कोर रहा, मतलब एक सॉफ्ट स्किन के मटेरियल में रहा, तो क्या पेनिट्रेशन पॉसिबल हो पाएगी? नहीं। और अगर ऑल टाइम इरिटेट रहा तो क्या हम उसको कैरी कर पाने में हमेशा सक्षम रहेंगे? नहीं, तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए ये क्या होता है, ऑल टाइम सॉफ्ट रहता है। लेकिन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे पूरे बॉडी पे होते हैं सेंसरी सेल्स, पता है हमारे बॉडी पे क्या होते हैं? तो व्हेनेवर ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें कोई सेंसेशन फील होते हैं, तब उसके इरेक्शंस बाहर आते हैं। एंड व्हेन इरेक्शन कम्स इट गेट्स हार्ड एंड एलोंगेटेड। हार्ड हो जाता है और साइज क्या हो जाती है? एलोंगेटेड। विद दैट हार्डनेस इट कैन पेनिट्रेट, इट कैन वंस इट पेनिट्रेट्स। यही सारी चीजें फिर से याद करो, यहाँ से स्पर्म बना, यहाँ से निकला और ऐसे बाहर आ जाएगा। यही पार्ट इसके अंदर गया होगा तो यहाँ से स्पर्म यहाँ रिलीज होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। उसी टाइम पे हम लोग जब फ्लावर वाली स्टाइल वाली ओविडक्ट बना रहा था, याद करो स्टाइल बना रहा था, जो जब पोलन ट्यूब जो बना रहा था, उसमें पोलन ग्रेन को जब मैंने ओवरी में गिराया था तो ओवरी के अंदर एक फीमेल गैमेट क्रॉस करके रखा था। तो यहाँ से भी फीमेल गैमेट पहले से हर बार बनते हैं, करोड़ों बनते हैं। जब बच्ची प्यूबर्टी की एज में नहीं आई होती है तब तक जब थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते, दे कैन नॉट गिव अ बर्थ टू द बेबी, मींस वो फ्यूज ही नहीं कर सकते किसी मेल गैमेट। बट जब वो प्यूबर्टी की एज गेन कर जाती है, जब उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये वो आगे बढ़ेंगे अभी, तब उसका हर एक एग मैच्योर होने के लायक हो जाता है। फिर उसमें से हर मंथ एक एग इधर आता है, हर मंथ एक एग इधर आता है। उसी टाइम पे स्पर्म्स भी इधर आया, तो स्पर्म है मेल गैमेट, स्पर्म्स है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, और वहीं पे जो फीमेल का आया एग वो है फीमेल गैमेट। क्या है? वहां पे दोनों का हो जाता है फ्यूजन। क्या हो जाता है? और बन जाता है एक जाइगोट। फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर वो 9 मंथ्स का टाइम लेता है, फीटस 9 मंथ का टाइम लेके एम्ब्रियो। और ये वाला पार्ट पेट नहीं, ना ही यूरिनरी ब्लैडर, ना ही द स्टमक, दिस पर्टिकुलर पार्ट गेट्स एलोंगेटेड, वहां बेबी रहता है। इसलिए कभी देखा हो तो बेबी इतना ऊपर नहीं होता, इट इज लाइक लिटिल बिट बिलो, और वो ऐसे ही बढ़ता है, देखा हो तो दिस इज द रीजन। तो अब आई गेस पिक्चर एकदम क्लियर है कि कैसा क्या होता है, क्या होता है। थोड़ा बहुत ड्राइंग हम हमारी तरीके से करते हैं, ऐसी ड्राइंग बुक में नहीं मिलेगी, एक्सपेक्ट नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मान के चलते हैं इमैच्योर एग से बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये सारी वर्ड्स हम पढ़ेंगे। फिर जब वो एज आ गई प्यूबर्टी की गर्ल्स की, तो अब ये एग्स क्या हो जाएंगे? मैच्योर। अब यहाँ से मान लो एक एग इधर आया, मैंने क्रॉस बना दिया, ठीक है। उसी टाइम पे यहाँ से एक स्पर्म आया, ठीक है, वो स्पर्म यहाँ से पेनिट्रेट करके गया इसमें से, ठीक है, और वो यहाँ पहुंच गया। अब अगर यहाँ पे ये दोनों फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एग डेवलप हो जाएगा, जिसको भी कैसा तुम बोलोगे? फर्टाइल। यहाँ तक वो कैसे थे? अनफर्टिलाइज्ड एग और इमेच्योर एग्स। यहाँ पे वो एग मैच्योर हुआ, फिर वो एग फर्टिलाइज्ड हुआ, यहाँ तक इमेच्योर, प्यूबर्टी की एज के बाद मैच्योर। इधर मैच्योर के साथ जब सामने भी एक मेल का मैच्योर सेल आया तब हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ? एग, या तो फिर बोले जाइगोट। स्टेप बाय स्टेप वो बनेगा फीटस, देन बनेगा एम्ब्रियो, फिर वो मदर के वूम्ब में, यानी कि कोख में, मां की कोख में जिसे बोलते हैं वूम्ब में, WOMB वूम्ब में रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। हमारे में प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, इसलिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह में हमने स्पेसिफाई नहीं किए थे, इट वेरीज, मैंने बोला था। तो यहाँ 9 मंथ्स के पीरियड के बाद आपको यहाँ से एक न्यूबॉर्न बेबी वापस यहीं से मिलेगा। अब समझते हैं व्हाट हैपेंस
इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स पे ही बाकी हैं। उसमें पहले की पुरानी टेक्स्ट बुक में द टॉपिक यूज्ड टू बी व्हाट डू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उस टॉपिक को हाईलाइट, टॉपिक को ही बदल दिया, मतलब वही रखा है सब कुछ। अब ऐसा लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या लिखा है? व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट। तो अब हम बात तो अभी भी उसी की कर रहे हैं, किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। किसकी? या तो फिर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बोलूं तो दैट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो क्या होता है हर महीने, जैसे फॉर एग्जांपल बच्ची 13 इयर्स की, हम मान के चलते 13 इयर्स पे शी अटेन्ड प्यूबर्टी, मतलब वो मैच्योर हो गई, एज ऑफ मैच्योरेशन आ गई। तो अब ये जो इमैच्योर एग सेल्स थे अब कैसे हो गए? मैच्योर। और उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। उसको क्या बोला जाएगा? ये जो एग्स है उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। अब वो हर महीने वो इधर आता है, एक एग्स इधर आता है, और ये सोच में होता है कि मे बी हो सकता है इस बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, कहीं से एक मेल गैमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। बट क्या वो 13 साल की एज उसकी सेक्सुअल एज है? तो वो आएगा ही नहीं कहीं से। तो फिर वो क्या होगा? 1 महीने का टाइम पीरियड वो वहां रहेगा, पर फिर वो नहीं हुआ तो वहां पे आजू बाजू में जो लाइनिंग दिख रही है, दिस इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ ब्लड। सर वहां पे ब्लड क्यों रखा गया है? वहां ब्लड इसलिए रखा गया है कि मान लो सच में ये उसकी एज है टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो लड़की हो सकता है 23-24 साल की है, तो उस टाइम पे भी यही प्रोसीजर चल रहा होगा। पर उस टाइम पे अगर मान लो मेल गैमेट आ गया, फ्यूज हो गया, एक बेबी बॉर्न करना है, तो एक माँ के शरीर में इतना ब्लड, इतना मास, इतनी ताकत होनी चाहिए ना कि एक बेबी को ऐसे कुछ डेवलप कर पाए, पीस ऑफ मीट एटलीस्ट डेवलप कर पाए। तो वो डेवलप करने के लिए हर महीने बॉडी रेडी रहती है विद दिस मच ब्लड। पर जब वो होता ही नहीं है क्योंकि वो एज ही नहीं है। बट गर्ल्स की वो एज तो आ गई, बट दैट इज नॉट द एज व्हेन इट कैन हैंडल अ चाइल्ड। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता नहीं है। तो 13 साल की उम्र पे, बट हर एक टाइम पे एक एग तो जा रहा है, पर वहां पे कोई मेल एग, मतलब मेल गैमेट आ रहा नहीं है। कोई फीमेल का गैमेट रेडी है लेकिन मेल का कोई स्पर्म आ रहा नहीं है। तो वो रुकता है फॉर 28 डेज। दैट साइकिल इज ऑफ 28 डेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है दैट इज ऑफ 28 डेज। और फिर ये वेरी करती है कि कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी। इट में वेरी फ्रॉम 3 to 7 डिपेंडिंग अपॉन गर्ल टू गर्ल। उनकी बॉडी कितनी, मतलब उसकी भी डाइट कैसी है, कैसे वेदर कंडीशन में रहती है, और उसकी बॉडी कितनी हीट रिलीज कर पाती है। कई बार नहीं कर पाती तो मुंह पे एक्नेस निकलते हैं, नंबर ऑफ ब्लीडिंग के डेज बढ़ जाते हैं। सेम विद द बॉयज आल्सो, जब भी बॉडी हीट नहीं रिलीज हो पाती तो एक्नेस निकलते हैं, या समवेयर और द अदर तरीके से किसी न किसी तरीके से बॉडी हीट रिलीज करती है, ओवर स्वेटिंग होती है, ठीक है, मेनी थिंग्स हैपन। तो अगर ये 28 डेज तक यहाँ रहा पर कोई मेल का स्पर्म आया नहीं, तो अब उसको पता है ये एग फर्टिलाइज होने वाला नहीं है, तो उसको इस एग को मतलब डिस्पोज कर देना है। उसके साथ साथ अब इस ब्लड की भी कोई जरूरत नहीं है, अब हम नया ब्लड रखेंगे यहाँ पे। तो अब ये ब्लड लाइनिंग्स हो जाएगी ब्रेक। क्या हो जाएगी? ब्रेक। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये ब्लड लाइनिंग्स ब्रेक होके यहाँ से ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगेगी, और वहाँ पे थोड़े थोड़े एकदम लाइटिश मीट के पीसेस जैसी चीजें, क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अलॉन्ग विद द ब्लड ये ब्लड क्लॉट्स इस तरीके से बाहर आते हैं, और उसी को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं उसे? हम उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पीरियड्स, और उसका एक्चुअल नेम होता है मेंस्ट्रुअल, और वो जनरली चलता है फ्रॉम 3 to 7 डेज डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसी गर्ल, जैसी उसकी बॉडी की उसको सपोर्ट, इट वेरीज, ठीक है। उस टाइम पे उसको हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, इनफैक्ट वो स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले ही उन्हें हाई पेन, लेग पेन, एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑन द डेज व्हेन इट इज ब्लीडिंग उसमें भी 1-2 दिन तक हाईली उन्हें पेन रहता है, बिकॉज़ सम लेयर्स आर ब्रेकिंग थ्रू, और इतने सारे पीसेस एंड ब्लड बाहर आ रहे होते हैं, so it becomes very difficult for them to handle. Again, एक बार ये 3 दिन खत्म हो गए, from the very 4th day, suppose किसी का 3 दिन का हुआ तो 4 दिन का हुआ तो 5th day से, ठीक है, again a layer of wall starts making. उसी कोशिश में क्या फिर 28 दिन में मुझे इतना रेडी करके रखना है, मे बी अगर कोई मेल गैमेट आया तो, और फिर से नहीं आता, क्योंकि ये तो हर महीने की बात है। एज तो तुम्हारी अभी भी 13 ही है, 13 से 14 जाने में भी 12 महीने हैं, तो तब तक 12 ऐसा हो जाता है। हर साल, हर महीने ऐसा ही होता रहता है रिपीटेडली। फिर एक टाइम आ जाती है जब उसकी एज हो जाती है 25-26 या 23-24, व्हाटएवर द एडोलेसेंस और द एज व्हेन इट कैन हैंडल इट, ठीक है।
तब सच में उसकी शादी हो गई होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके आता है, पेनिस ने यहाँ पे हार्डली इलोंगेटेड पेनिट्रेशन किया होता है, वहां से एक मेल स्पर्म मिल जाता है उधर, और जैसे ही मेल स्पर्म वहां पे मिल जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, फ्यूजन, और वहां पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन हो जाता है एक जाइगोट का, एक एग बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, फीटस, एम्ब्रियो, वूम, 9 months, then you get a baby. So this is what happens when the egg is not fertilized. ये कब हो रहा था, when egg is fertilized. I guess सारी चीजें क्लियर हैं कि कैसा क्या होता है, और यही लेयर बड़ी होती जाएगी। ये जो मैंने ऊपर वाली ऐसी बनाई है ना, ये ऐसे ऊपर होती जाएगी और इधर बच्चा रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई गेस इसमें टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इसमें सिर्फ 2-3 चीजें हैं, पर बहुत ज्यादा एलोंगेटेड करके बताई गई हैं। क्या समटाइम्स इट्स लाइक कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो जाती है व्हिच इज नॉट गुड टू हैपन, बट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कई बार एक कपल ने डिसाइड किया होता है वी डोंट वांट टू हैव एनी मोर प्रेगनेंसीज, बट स्टिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल से एक बच्चा चाहिए होता है या 2 बच्चे चाहिए होते हैं, थर्ड वन भी हो जाता है, वेदर ही और शी डिडंट विश दैट, मतलब वो कपल रेडी नहीं है उसके लिए, तो समटाइम्स उसको अवॉइड करने के लिए उनको अबॉर्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यानी बच्चा गिराना पड़ता है, व्हिच इज अ रॉन्ग फॉल्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो उससे बेटर है कि वो कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइक व्हाट, तो दे कैन यूज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस, लाइक 2 टाइप के प्रोटेक्शंस दे कैन यूज। जो मेल होते हैं वो अपने पेनिस के ऊपर एक कवर यूज कर सकते हैं नोन एज कॉन्डम्स, वो उसके ऊपर वो यूज कर सकते हैं, वही एक हेल्दी प्रैक्टिस मानी जाती है। अदरवाइज देयर इज वन अदर प्रोसेस आल्सो कि फीमेल्स को एक फीमेल के कॉन्डम्स पहना दिया जाए, जिसको बोलते हैं कॉपर टी। क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक टी शेप होता है जो ये फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, मतलब यहाँ से एक ऑर्गन ऐसा आएगा, टी शेप होगा, ऐसा रबड़ वाला टी होगा, वो जैसे ही इंसर्ट कर दिया जाएगा अंदर जाके वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुल जाएगा, अब जब यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा और स्पर्म रिलीज होगा, तो उस टी ने ये दोनों फेलोपियन एंड्स को बंद करके रखा होगा, तो स्पर्म्स वहां से तो जा नहीं सकते। तो कितना भी मर्जी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, पर क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। उससे बेटर है, क्योंकि वो पार्ट वो अपने ऑर्गन के अंदर लाइफ टाइम लेके घूमते हैं, तो दैट इज नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस। फिर भी लोग करते हैं, इट इज ऑल्सो नॉट एनी काइंड ऑफ इलीगल और समथिंग और बैंड और समथिंग, कर सकते हैं। जिन मेल्स को ये नहीं प्रेफर करना, तो वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज रिकमेंडेबल। ठीक है, वो आपको स्पेशली डॉक्टर से ही इंसर्ट करवाना पड़ेगा एंड डॉक्टर से ही रिमूव करवाना पड़ेगा। दिस कैन बी डन ऑन योर ओन, एंड ये थोड़ा चीप प्लस एक हेल्दी मेथड माना जाता है। उसमें क्या होगा, एक कवरिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ से जो स्पर्म्स आएंगे वो निकलेंगे भी, पर रहेंगे उस पैकेट वो पाउच में ही, एंड देन यू कैन रिमूव दैट पाउच एंड थ्रो इट अवे। So that is known as protection. क्या बोलते हैं उसको? Other means are some false practices, जैसे कि for example कभी किसी को बेबी हो गया and they are not ready, so they are advised to take some pills, जैसे unwanted 72 I pills, common नाम सुना होगा आपने। उससे क्या हो जाता है कि बेबी के womb में ही डेथ हो जाती है, and then वो वापस menstruation cycle के थ्रू आपको रिलीज हो जाएगा। But it is only possible if you get to know that you are pregnant and you had that medicine within 72 hours. विदिन मतलब 3 दिन की ड्यूरेशन के अंदर अंदर, इनफैक्ट 2 दिन के अंदर अंदर, 48 आवर्स देन 72 आवर्स, 24, 48, 72, तो 3 दिन के अंदर अगर आप उसको ले लेते हो तो ही वो एबॉर्शन पॉसिबल है। अगर 3 दिन से ज्यादा हो गया तो मे बी बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट करे, वो हैंडीकैप हो या व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी, इट कैन बी न्यूमरस टाइप्स, एनीथिंग इट कैन बी, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, एंड देन एबॉर्शन के अलावा कोई तरीका होगा नहीं। वन लास्ट थिंग दैट कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज AIDS, that is sexually transmitted diseases। उसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही मेल अगेन एंड अगेन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस डिफरेंट फीमेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो we also have some germs under our reproductive organs। तुम खुद सोचो, we do urination all the day long, no doubt we clean it, but वो कितना मतलब सोफिस्टिकेटेडली वहाँ पड़े रहते हैं, पूरा दिन क्लोज्ड रहते हैं, और वहाँ से ऐसे सारे प्रोसेसेस होते हैं यूरिनेशन से लेके सेक्सुअल इंटरकोर्स के, तो वहाँ पे जर्म्स का होना इट इज अ प्रीटी नॉर्मल थिंग, राइट। सो उस केस में ऐसा होता है कि जो जर्म्स होते हैं उनका भी एक्सचेंज होता है। अब अगर एक मेल बार बार डिफरेंट फीमेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है,
विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, तो उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में जो जर्म्स का इंटर प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उन जर्म्स के इंटरचेंजिंग की वजह से एक डिजीज रिलीज होती है, दैट इज नोन एज एड्स ड्यू टू HIV। सुना होगा आपने HIV। हर बार जरूरी नहीं है कि वो ऐसी ही किसी गलती से हो, हाँ ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है, लेकिन अगर किसी को एड्स है और उसका ब्लड किसी तरीके से आपकी बॉडी में आ गया तो बिना ये चीज किए आपको भी सेम डिजीज हो जाएगी। पहले सिम्टम्स बता दूं, इसके अंदर एज सच आपको कुछ होता नहीं है, बस आपका इम्यून सिस्टम कम होते होते जीरो हो जाता है। तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? इम्यून सिस्टम के कम होते होते एक चीज मस्त हो जाएगी क्या? धीरे धीरे आप बाहर की कोई भी नॉर्मल सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, आपको ऑलमोस्ट हर बीमारी हो जाएगी एंड इवेंचुअली वी विल डाई। जैसे कि हम दो जने हो, सेम वेदर कंडीशन में भीगे हैं, सेम ठंडी चीजें ऑक्यूपाई की हैं, हो सकता है मुझे सर्दी ना हो दूसरे को हो जाए, आपने देखा ही है, मतलब मेरा इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग है, वी कैन फाइट दैट स्नीजिंग वायरस मोर। पर वो एड्स क्या करेगा? आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। तो आपको पहले सर्दी होगी, जुकाम होगा, फ्लू होगा, फीवर होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करके यू कैन इवेंचुअली डॉक्टर की कुछ फालतू सजेशंस के अकॉर्डिंग यू कैन मूव अहेड। मैं फालतू इसलिए बोल रहा हूँ डॉक्टर की सजेशन को, क्योंकि ये भी एक प्रिवेंशन का तरीका है, इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस। जिसको एड्स हो जाता है वो अच्छी खुराक खा सकता है और अपना मरेगा तो वो डेफिनेटली, पर टाइम स्पेन थोड़ा बढ़ा सकता है, क्योंकि अच्छा खाओगे तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, सामने वो कम करेगा, तो थोड़ा टाइम और खींच सकते हो आप इससे। एक और प्रैक्टिस होती है टू डिले इट, व्हिच इज एन प्रैक्टिस व्हिच डॉक्टर शुड नॉट सजेस्ट, पर वो बता देते हैं, एंड दैट इज गो ऑन डूइंग मोर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। उससे भी उसका पीरियड डिलेड हो जाएगा, लेकिन जितनों के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उन सभी को ये डिजीज ट्रांसमिट होगी, So once if any male or a female has this disease and another female or male not having this disease get in contact, तो उन्हें भी ये हो जाएगी और उसकी कोई दवाई नहीं, मीन्स नो क्योर। ये हो गई तो बस दिन मिल जाएंगे आपको कि दिन गिनना शुरू कर दो, फिर इसका कोई वो नहीं है। तो कई लोग बुक में लिखा है वो भी बता रहा हूँ, कई लोग सोसाइटी जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में हम रहते हैं उसके शर्म में कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने किसी फीमेल के साथ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा कि मुझे HIV हो गया है, ये सोच के वो लोग सुसाइड कर देते हैं। पर एक्चुअली उस बेचारे की गलती भी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार्बर के पास शेविंग कराने भी जाओ और किसी बंदे को HIV है, अगर उसने शेविंग कराई और उसके रेजर पे वो खून लग गया, फिर वही रेजर से अगर आपको शेविंग की गई और वो खून आपको भी इंटच हुआ तो भी हो जाएगा। बाकी एज सच कोई हग करने से, किस करने से, सलाइवा तक एक्सचेंज होने से वो फैलता नहीं है। इट इज अ नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज अनलेस एंड अनटिल क्या हो जाए? ब्लड एक्सचेंज। क्या हो जाए? ऐसा ही एक कॉमन एग्जांपल टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि आप जब ब्लड डोनेट करवाने या कोई ऑपरेशन के टाइम पे ब्लड लेने जाते हो सकता है सिरिंज जिससे ली है उसको हो और फिर उसको सैनिटाइज नहीं किया और आपको कर दिया तो आपको भी हो जाएगा, या किसी HIV का वाले का ब्लड ले लिया तो स्वाभाविक है कि ये होना ही है। तो इट इज अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बाकी ड्राइंग्स वगैरह दी हुई थी पहले की टेक्स्ट बुक में, अभी नहीं है। प्रिकॉशंस की मे भी ये बुक में दी हुई हो, प्रोटेक्टिव मेजर्स की ड्राइंग दी है इसमें। उस बुक में है, इसमें नहीं। जनरली अपनी NCERT में ही हुआ करती थी पहले। नो वरीज, मैं आपको पुरानी NCERT की तो PDF जैसे शेयर करता हूँ वैसे करूँगा, उसमें आप देख सकते हो। सी ये चीज तब तक देख सकते हो, ये एग्जैक्टली ये फिगर था जब वी यूज्ड टू स्टडी। ऐसा मैकेनिज्म होता है ऐसा, और ये जो अंदर वाली थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस दिख रहा है ना, जब वो क्या बोलते हैं एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दिस लाइनिंग ब्रेक्स लाइक दिस, सी है ना। और यहाँ पे देखो इसके अंदर ऐसे डॉट 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 करके आपको ये चीजें भी दिखाई है कि इनके अंदर ऐसे बनते हैं फीमेल जर्म सेल्स, यानी कि उसको क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट सेल्स, यानी कि अनमैच्योर्ड एग्स, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऐसे ही प्रिकॉशंस के लिए भी ड्राइंग्स जनरली बुक्स दिखाती थी, बातें सारे लिख के दिए हैं बट दिखाया नहीं है। और भी चीजें होती हैं, ये एड्स वगैरह की डिस्कशन तो की है लेकिन बताया नहीं है। इनफैक्ट और दो चीजों के बारे में आप पढ़ोगे बुक के अंदर, दैट इज 2 of the things are covered under reproductive health। सर तो ऐसा क्या किया जाए if a couple plans not to have more childs rather than 2, 2 के बाद अगर हमें और चाइल्ड नहीं चाहिए
और हमको ये चीजें भी नहीं करनी, मींस मुझे प्रिकॉशन इसको भी नहीं पहनना और इसको भी नहीं पहनाना, मींस नाइदर आई वांट टू यूज कॉपर टी नॉर आई वांट टू यूज condoms, still we want to have sexual intercourse but we want no child। तो सर कोई ऑप्शन है? तो भी ऑप्शन है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नस को बंद कर दिया जाए, नसबंदी बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। उसके अंदर क्या किया जाता है, या दोनों में से किसी एक को ही करवाना होता है। आइदर यू हैव टू गो फॉर ट्यूबेक्टोमी और यू हैव टू गो फॉर वैसेक्टोमी। मेल या फीमेल में से, कपल में से कोई एक को एक कराना होता है। या तो ये क्या करे, अपने इसको कटा दे, वास्ट डिफरेंस को कटवा दे और फिर यहाँ पे और यहाँ पे सर्जरी करवा दे, यहाँ पे और यहाँ पे सर्जरी करा दे, उसको ऐसे मोड़ के फिर यहाँ पे उसको टाई कर देंगे, इसको ऐसे नीचे मोड़ के यहाँ टाई कर देंगे, तो यहाँ से कभी स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं, तो फिर यहाँ से कभी स्पर्म निकलेगा नहीं। एकदम नॉर्मल सेक्स, लेकिन फिर भी कभी भी बेबी होगा नहीं, क्योंकि गैमेट ही नहीं गया। तो करोगे क्या? वहाँ पे बंद हो गया स्पर्म, तो वहाँ पे इकट्ठा होता है तो यहाँ वो फिर उसके लिए ऑपरेशन मेथड जाना पड़ता है, और वो प्रेफरेबल इसीलिए नहीं है, पर ये तो उसके अंदर टॉपिक है, इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्शन तो होते रहते हैं एवरी 24 आवर्स साइकिल के अंदर। मैं आपको एक बार ये भी बताया था कि टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एज वेल एज फॉर बॉडी बिल्डिंग। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, दे नेवर गो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर दे हैव देयर टूर्नामेंट और फंक्शंस। जब भी उनके शोज होते हैं, दे नेवर गो फॉर दिस, क्योंकि वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन कर देगा। इसी तरीके से दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये अपनी फैलोपियन ट्यूब के साथ सेम थिंग कर ले, यानी कि इस फैलोपियन ट्यूब से इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, यहाँ पे भी स्टिचेस ले लिए जाए और यहाँ पे भी स्टिचेस ले लिए जाए। इफ यू डू दिस तो भी ये चीज पॉसिबल है। नाउ ऑलमोस्ट वी आर डन विद द चैप्टर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने फोन में देखता हूँ इफ इट इज पॉसिबल, लेट द वीडियो बी ऑन। मैं अपने फोन में देखता हूँ, अगर मुझे पुरानी पीडीएफ मिलती है तो प्रिवेंटिव मेजर्स की भी ड्राइंग है उसमें, और ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के भी ड्राइंग है विद द स्टिचेस ऑन देम, तो इट इज अ गुड थिंग। क्या बेटा? नहीं, वो तो फिर भी होंगे, क्योंकि वो तो जर्म सेल्स की वजह से है ना, वो होंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं ड्यू टू जर्म सेल्स। जस्ट लेट मी हैव अ लुक क्विकली, इफ इट इज देयर आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट, तो क्या हम ये वीडियो एंड कर पाए? बुक तो मुझे मिल गई, टेक्स्ट बुक। जस्ट 1 मिनट। It's okay. Just want to show you the things. ये डायग्राम भी आपको इस तरीके का मिलेगा, मैं वीडियो में भी इसको दिखा देता हूँ, तो वहां से भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एवरीबॉडी विजिबल? मैं एक बार वीडियो की तरफ भी दिखा देता हूँ, देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए इस तरीके से ड्राइंग बनाई जाए, देखो मैंने कुछ ऐसे ही बनाई, ठीक है, और वो पढ़ानी इजी होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सी कितने प्रॉपर शेप में हमें सिखाई जाती थी ड्राइंग्स वगैरह, देखो इट यूज्ड टू बी द ड्राइंग्स, एवरीबॉडी विजिबल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइटल यूज्ड टू बी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज आई टोल्ड यू, ठीक है। बुक्स भी कलरिंग होती थी, ड्राइंग्स भी थोड़े अच्छे होते थे, लाइक दिस सी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, टाइटल ऊपर पढ़ सकते हो और होते हुए भी लिख सकते हो। व्हाट हैपेंस, हाउ द इनर लाइनिंग ब्रेक्स एंड हाउ इट ब्लीड्स, ठीक है। मैं तो बोलता भी हूँ कि बुक में से पढ़ो। नाउ हियर आर द ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ पे देख लो, फिर मैं आपको सबको पर्सनली दिखाता हूँ। कॉन्डम दैट अ मैन कैन वियर ऑन द पेनिस, फिर इस तरीके से कॉपर टी जो आपके ये दोनों एंड्स को बंद कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब्स को बंद कर देंगे। अदरवाइज अगर मेल अपना वास्ट डिफरेंस कटा देता है यहाँ से और उसको सर्जिकल मेथड से मोड़ के नॉट बंधवा देता है, तो उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम बी, तो यू कैन रिमेंबर उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? एंड इसी तरीके से अगर फीमेल यहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स कटवा देती है तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? उसका भी आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉपर टी एंड टी फॉर ट्यूबेक्टोमी। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। अब मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ एंड देन वीडियो में दिखा देता हूँ एंड वी आर डन विद इट। सी प्रोटेक्टिव मेजर्स, सी देखो दिख रहा है बराबर उसमें। सी प्रोटेक्टिव मेजर्स, condoms,
प्रॉपर्टीज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये देखो मैं ये जूम करके दिखाऊं, इसके अंदर देखो ये वास्ट डिफरेंस के अंदर यहाँ से नॉट बांध दी जाती है बाय डिटैचिंग इट। सी उसको बोलते हैं वी फॉर वैसेक्टोमी एंड वी फॉर वास्ट डिफरेंस काटा है, तो इट्स जस्ट अ वे टू मेमोराइज इट। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, इसका नाम उस वजह से नहीं है। फीमेल्स के लिए देखो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया है, तो इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी। उस दोनों केस के अंदर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू कैन गो फॉर इट एंड कोई प्रोडक्शन होगा नहीं। इज इट क्लियर?